अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम शुरू करेंगे पिछले से अगला सबक। पीछे हमने तीन चीज़ें समझने की कोशिश की थी। सबसे पहले यह है कि जब कोई कंपनी हमारे सामने आए तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि कंपनी का बिज़नेस बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, कंपनी के बिज़नेस में बढ़ोतरी हो रही है या नहीं हो रही है। सबसे पहली चीज़ देखने की यह है। नंबर 2 वो यह है कि उसका प्रॉफिट बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। 10% से 15% से 12% से जो है रेवेन्यू ग्रो हो रहे हैं, सेल्स ग्रो हो रही है, तो प्रॉफिट भी कम से कम 10% से 12% से ग्रो होना चाहिए। और तीसरी चीज़ हमने ये देखी थी कि जब आप किसी कंपनी को देखोगे तो ये देखना है कि उस पर कर्जा कितना है। कर्जा कितना है वो तो आपको दिखेगा बैलेंस शीट में, लेकिन कंपनी ने कितना सूद चुकाया, कंपनी ने कितना पैसा जो है वो सूद के तौर पर दिया है, वो जो है आपको यहाँ नज़र आएगा। दो किस्म के स्टेटमेंट होते हैं, थोड़ा सा हम इसको समझ लेंगे। एक स्टेटमेंट होता है क्वार्टरली स्टेटमेंट। हर कंपनी अपना 3 महीने पर क्या क्या बेचा, क्या खर्चा किया, क्या बचाया, कितना टैक्स उनके ज़िम्मे आ रहा है, क्या जो है सूद वगैरह दिया, यानी कमाई, सेल्स, खर्चे और बचत। हर 3 महीने पर कंपनी जो है अपना एक स्टेटमेंट देती है, उसको इनकम स्टेटमेंट कहते हैं। इस पर लिखा रहेगा क्वार्टरली स्टेटमेंट, क्वार्टरली रिजल्ट्स। दूसरा होता है, उसके बाद है प्रॉफिट एंड लॉस। ये जो प्रॉफिट एंड लॉस होता है ये ईयरली होता है। देखो, मार्च 2025, मार्च 2024, मार्च 2023, मार्च 2022। ये मैंने चार्ट खोल रखा है टाटा मोटर्स का। तो टाटा मोटर्स का आप सेल्स देखिए, का सेल्स बढ़ रहा है, सबसे पहले ये देखना है। फिर उसके बाद ये देखना है कि एक्सपेंस कितना हो रहा है। एक्सपेंस जो है उसके एक्सपेंस निकालने के बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो हमें देखना है कि हमने कितना नफ़ा किया। जैसे 2020 से 17,000, 17 से सीधा तकरीबन 32, फिर 24, फिर 31, फिर 57, फिर 55 और अभी 51। तो सबसे पहले आज हम समझेंगे इनकम स्टेटमेंट को। 3 किस्म के स्टेटमेंट होते हैं। एक को P&L या इनकम स्टेटमेंट कहते हैं, दूसरा होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट, और तीसरा होता है कंपनी की बैलेंस शीट। तो हम जो ज़रूरी चीज़ें हैं इनकम स्टेटमेंट की, उनमें से 2 चीज़ें हमने देख ली। एक सेल्स देख लिया, दूसरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख लिया। इसमें क्या, इसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, मोटी मोटी ज़बान में अगर मैं आपसे कहूँ तो अभी जो क्वार्टर चल रहा है, जुलाई, अगस्त, सितंबर जैसे ही ख़त्म होगा, सारी कंपनियां अपने इन 3 महीनों में कितना माल आपने बेचा, कितना बिलिंग किया, कि जो माल आपके यहाँ बना था उस माल को आपने बेचा, उसका सबसे ऊपर यहाँ फिगर आएगा क्वार्टर्स में। ये देखिए, ये सेल्स है क्वार्टर्स का। मार्च 2025 का ये सेल है और जून 2025 का ये सेल है। इसके बाद जब सितंबर ख़त्म हो जाएगा तो यहाँ सितंबर 2025 का सेल्स आ जाएगा। उसके नीचे अब जो कुछ हमने, जितने का माल हमने बेचा, उसके बाद हमारे अखराजात हैं, क्या खर्चा किया। कई तरीके के खर्चे होते हैं, उन सारे खर्चों को हमें तफसील से समझना बहुत ज़रूरी नहीं है बिगिनर्स के लिए, लेकिन मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहला खर्चा ये होता है, एक प्रोडक्शन करने वाली कंपनी जैसे टाटा मोटर्स है, तो वो स्टील लाती है, टायर लाती है, मशीन लाती है, कांच लाती है, दरवाजे बनाती है, वो सब चीज़ें इकट्ठी करके एक कार बनाती है। तो ये जो सारा रॉ मटेरियल लगा, जिसको कहते हैं, वो कॉस्ट जो किसी रेडी माल को तैयार करने में लगती है, उसको कहते हैं डायरेक्ट कॉस्ट। वो डायरेक्ट कॉस्ट अलग की जाती है। उस डायरेक्ट कॉस्ट को अलग करने के बाद फिर नीचे लिखा रहता है बचत, उसको कहते हैं ग्रॉस प्रॉफिट।
फिर ग्रॉस प्रॉफिट के बाद जो है कंपनी के जितने अखराजात हैं, इनडायरेक्ट खर्चे, सेल्स के पीछे कितना खर्च हुआ, मार्केटिंग के लिए पे क्या खर्च हुआ, लोगों की तनख्वाहें दी, बिजली का बिल पे किया, गाड़ियाँ, कंप्यूटर, है ना, चाय पानी, सफ़र, जितने अखराजात कंपनी करती है वो सारे इनडायरेक्ट खर्चे हैं, वो लिखे जाते हैं। वो इनडायरेक्ट खर्चे निकल गए, अब जो फिगर आएगी उसको कहते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का दूसरा नाम इबिट्टा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का दूसरा नाम इबिट्टा है। तो कहीं कहीं आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट लिखा हुआ दिखेगा, कहीं कहीं आपको इबिट्टा लिखा हुआ दिखेगा। इबिट्टा 5 लफ्ज़ों का मुखफ़फ़ है, 5 लफ्ज़ों का शॉर्ट फॉर्म है। अर्निंग, बी से बिफोर, इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रीशिएशन एंड एमोर्टाइजेशन। अगर कंपनी ने कर्जा लिया है तो कंपनी इंटरेस्ट चुकाएगी उसी नफ़े में से। कंपनी को मुनाफा हुआ है तो कंपनी मुनाफे में से टैक्स चुकाएगी। और डेप्रीशिएशन जो है उस खर्चे को कहते हैं कि कोई मशीनरी आपने पहले लगा ली, पूरा पैसा देकर मशीनरी आपने लगा ली, तो उसमें करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, तो वो सारा खर्चा एक ही साल में माइनस नहीं किया जाता। उस मशीनरी की जो उम्र होती है, अंदाज़न 10 साल अगर उसकी उम्र है, तो उन 10 करोड़ रुपए को 10 साल में बांट देते हैं और हर साल एक करोड़ रुपया जो है डेप्रीशिएशन के तौर पर डालते जाते हैं। और 10वें साल पर वो खर्चा जो हमने 10 साल पहले किया था, 10 करोड़ रुपए मशीनरी लगाने में किया था, वो ख़त्म हो जाता है और वो खर्चा एक साल में हमको मिल जाता है। देखिए, ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मार्जिन कितना है? 2022 में मार्जिन 3% था, फिर 7% हुआ, फिर 12% हुआ, 13, 14 और 2024 सितंबर से वापस घटना शुरू हो गया। 12% रह गया, 11% रह गया, 14% हुआ और अभी 10% हो गया। ये कुछ कंपनी के पास अपने जो पैसे पड़े होते हैं, उन पैसों को कंपनी ने अगर कहीं इन्वेस्ट किया है, कोई बॉन्ड्स खरीदे हैं, कहीं फिक्स डिपॉजिट किया हुआ है, कंपनी ने कोई अपने बचे हुए पैसों से कोई शेयर्स खरीदे हैं, उन सब का मुनाफा, डिविडेंड, सूद जो कुछ कंपनी को मिलता है, ये अदर इनकम में लिखा रहता है। ये जो प्लस है, इस प्लस में जाकर आप उसको देख भी सकते हो कि वो कौन कौन से इनकम है। हम उसकी डिटेल में भी नहीं जा रहे। उसके बाद मैंने जैसा बताया कंपनी ने कितना इंटरेस्ट पे किया। मार्च 2025 में 1076 करोड़ रुपए जो है दिया था और अभी 938। इसका मतलब यह है कि कंपनी ने 25 और 60 तकरीबन 60-70 करोड़ रुपए का प्रिंसिपल अमाउंट चुका दिया, जिसकी वजह से इनका ये सूद कम हो गया। अब इसके बाद है डेप्रीशिएशन। ये सारा डेप्रीशिएशन है 5,800 करोड़, 6,800, 6,000, 5,300, 5,300, ये डेप्रीशिएशन है कंपनी का। अब आ गए प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अभी टैक्स नहीं दिया है हमने, इंटरेस्ट चुका दिया, डेप्रीशिएशन हो गया, सारे खर्चे हमने माइनस कर दिए। अब 5,561 करोड़ रुपए जो है ये हमारा बिफोर टैक्स है। बिफोर टैक्स जो है 28% हमने टैक्स चुकाया। नेट प्रॉफिट बचा कंपनी के पास 4,000 करोड़ रुपए। 4,000 करोड़ रुपए के एतबार से एक शेयर पर कंपनी ने 10 रुपये कमाए। एक शेयर पर कंपनी ने इन 3 महीनों में 10 रुपये कमाए। पिछले क्वार्टर में एक शेयर पर कंपनी ने 23 रुपये कमाए थे। उससे पहले क्वार्टर में कंपनी ने एक शेयर पर 14 रुपये कमाए थे। ये है, तो ये जो ईपीएस है, ये जो ईपीएस है, अब आगे हमारी बात बढ़ाते हुए हम आपको ये बता रहे हैं, ये सीखेंगे हम कि कंपनी का ईपीएस बढ़ना चाहिए। कंपनी का ईपीएस जो है हर साल बढ़ना चाहिए, हर क्वार्टर बढ़ना चाहिए, या कम से कम हर साल बढ़ना चाहिए। अब आओ सालाना उसके ऊपर, तो सालाना उसके ऊपर आए हम, तो यहाँ देखो ईपीएस क्या है। देखो 48 रुपये था, 40 हुआ, 25 हुआ, 31 हुआ, फिर माइनस हो गया 99 माइनस, 39 माइनस, 40 माइनस, और फिर यहाँ से कंपनी ने प्रॉफिट करना शुरू किया। 7 रुपये प्रॉफिट, 94 रुपये प्रॉफिट, 75 रुपये प्रॉफिट, 57 रुपये प्रॉफिट।
यह है कंपनी का ईपीएस। तो हमने क्या देखा कि पिछले 3 क्वार्टर से कंपनी का ईपीएस घट रहा है ना। दिसंबर के क्वार्टर में 94 रुपीज़ थे, फिर मार्च के क्वार्टर में 75 रुपीज़ हो गए और अब जून के क्वार्टर में 57 रुपीज़ हो गए। अब देखिए थोड़ा सा हम चार्ट दिखाते हैं आपको। ये हुआ सितंबर क्वार्टर। ये स्टॉक गया 1100 रुपए तक। क्या डेट है? 30 अगस्त। देख रहे हैं? 30 अगस्त के बाद फिर सितंबर में जो है 30 सितंबर, ये देखो 30 सितंबर, उसके बाद कहीं ना कहीं यहाँ जाकर 10, 11 अक्टूबर, 15 अक्टूबर तक कंपनी ने अपने रिजल्ट दिए होंगे। तो क्या हुआ था? 94 रुपीज़ से कंपनी का ईपीएस जो है पर शेयर 75 रुपीज़ रह गया। ठीक, फिर उसके बाद दिसंबर का क्वार्टर आया। दिसंबर के क्वार्टर में ये ईपीएस जो है और घट गया। जैसे मैंने अभी आपको बताया, तो यहाँ कंपनी और डाउन हो गई। फिर जनवरी आया और घट गया। तो जब ऊपर में प्रॉफिट कम होना शुरू हो जाता है तो स्टॉक मार्केट का जो स्टॉक का जो दाम है वो घटना शुरू हो जाता है। और जैसे जैसे ईपीएस बढ़ता जाता है ऐसे ऐसे जो है कंपनी का दाम और उसका भाव जो है वो बढ़ता चला जाता है। देखिए यहाँ मार्च 2019 में माइनस था, 2020 में माइनस था, 2021 में माइनस था, 2022 में माइनस था। माइनस होने के साथ साथ कंपनी जो है इन 4 सालों में 18 से लेकर 22 तक, आपको चार्ट दिखाता हूँ। 2018 की अप्रैल है, 336 रुपये भाव था 2018 में। तो क्या हुआ? भाव घटता रहा। 2019 आ गया और घट गया, 2020 आ गया और घट गया, 2021 आया तो थोड़ा सा भाव बढ़ा, इसलिए कि कंपनी बहुत ही ज़्यादा सस्ती हो गई थी। इसलिए इस जगह पर आकर लोगों को ये लगने लगा कि चाहे कंपनी लॉस कर रही है लेकिन अब तो इससे ज़्यादा कंपनी का दाम कम नहीं हो सकता। और जब बिल्कुल नेगेटिविटी आ जाती है तो फिर कुछ चीज़ें पॉजिटिव होना शुरू हो जाती हैं, नई पॉजिटिव खबरें आने लगती हैं। नया जो एक्सपांशन हुआ है, कैपेक्स हुआ है, उसमें कुछ काम शुरू हो गया होता है और सेल्स बढ़ना शुरू हो जाता है। तो धीरे धीरे 2022 में आकर वापस कंपनी वहां आ गई जहां 2018 में थी। ये देखो। और फिर जब प्रॉफिट करना शुरू किया 2022 के बाद कंपनी ने फर्स्ट टाइम मार्च 2023 में 7 करोड़ रुपए का प्रॉफिट किया और फिर सीधे 94 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट किया, 94 रुपीज़ का प्रॉफिट किया पर शेयर। कितना फ़र्क हो गया? 7 रुपये से 94 रुपये, सीधे 12 गुना। एक साल में कंपनी का प्रॉफिट 12 गुना बढ़ गया। तो उसका नतीजा क्या हुआ? उसका नतीजा ये हुआ कि स्टॉक प्राइस जो है वो 2022 के 380 रुपये से चला तो सीधा पहुंच गया 1100 रुपये। यह है देखने का तरीका। तो हमको ईपीएस देखना है। चौथी चीज़ क्या देखनी है? सबसे पहले सेल्स देखना है, सेल्स बढ़ना चाहिए, अखराजात बढ़ने नहीं चाहिए, प्रॉफिट जो है उसी प्रोपोर्शन में, कम से कम उसी प्रोपोर्शन में बढ़ना चाहिए। चौथी चीज़ थी इंटरेस्ट पेमेंट जो है वो कम होना चाहिए। ये देखो इंटरेस्ट पेमेंट जो है वो कम हुआ, 10,000 से 7,000 हुआ, फिर 5,000 हुआ, फिर 5,000 है, एक जगह स्टैटिक हो गया है। और पांचवी चीज़ हमें देखनी है ईपीएस के प्रॉफिट जो है वो आपका बढ़ रहा है, पर शेयर प्रॉफिट बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। अगर पर शेयर प्रॉफिट बढ़ रहा है तो कंपनी का दाम बढ़ेगा, स्टॉक मार्केट जो है उसको वैल्यू करेगा और महंगे दाम में उसको खरीदेगा और स्टॉक आपको पैसा कमा के देगा। एक और चीज़ नीचे दिखा दूं आपको, ये देखिए, ये जो 4 खाने हैं
ये 4 ब्लॉक्स जो हैं ये बहुत अच्छी तरह देखें और बहुत आसान है। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ, 10 साल में कंपनी का सेल कितना बढ़ा? 5 गुना से 5%। 5 साल में कितना बढ़ा? 11%। लास्ट 3 ईयर्स में कंपनी का प्रोडक्शन और उसका सेल्स कितना बढ़ा? 16%। लेकिन इस एक साल में यानी हमारे इस जून से पिछले जून में कंपनी के सेल्स नहीं बढ़े, बल्कि कंपनी का सेल जो है वो 1% कम हो गया। अब आ जाइए इधर, कंपनी ने प्रॉफिट में ग्रोथ कितना किया? 10 साल में अगर गिनेंगे तो कंपनी का प्रॉफिट में ग्रोथ हुआ 7%, 5 साल के एतबार से हुआ 37%, और पिछले 3 साल में जब कंपनी का EPS 7 रुपये से 94 रुपये हो गया, 7 रुपीज़ से 94 रुपीज़ हो गया, तो पिछले 3 साल में कंपनी ने हर साल 65% का प्रॉफिट में ग्रोथ किया। प्रॉफिट ही नहीं किया, प्रॉफिट में 65% का ग्रोथ, 65% 2023 में, 65% 2024 में, और 65% उसी तरह, यानी पिछले 3 सालों में ये प्रॉफिट का ग्रोथ है। और लास्ट 1 साल में कंपनी के प्रॉफिट जो है वो क्या हो गए? कम हो गए। 37% प्रॉफिट में कमी आ गई। ये बहुत इजीली आप समझ सकते हो किसी भी स्टॉक को। देखो एवेन्यू सुपरमार्केट में मैं आपको यही सेम चीज दिखाता हूं। देखो अब तक एवेन्यू सुपरमार्केट यानी डी-मार्ट क्यों बढ़ रहा था? पिछले 10 साल में सेल्स में ग्रोथ था 25% का, पिछले 5 साल में कम हो गया 19%, पिछले 3 साल में 24%, और इस साल में ग्रोथ कितना रह गया? 16%। यानी जो स्टॉक पहले 25% की ग्रोथ दे रहा था, वो अभी इस साल उसने 16% की ग्रोथ दी है। अब जब 16% की ग्रोथ दी है तो स्टॉक प्राइस भी क्या हो गई? कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ। तो यहाँ पिछले 10 साल में कंपनी का प्रॉफिट 29 गुना से बढ़ा, पिछले 5 साल में 16 गुना से बढ़ा, पिछले 3 साल में 22 गुना से बढ़ा, और पिछले 1 साल में कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा नहीं है। जितना पिछले साल प्रॉफिट हुआ था उतना ही इस साल भी प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट में कुछ भी बढ़ोतरी नहीं हुई। ये 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 2 चीज़ें हम देखेंगे तो फिर हमको स्टॉक का जो CAGR है कि हर साल हमारा स्टॉक कितना बढ़ रहा है। 100 रुपये स्टॉक का दाम था, 120 रुपये हो गया, 120 रुपये स्टॉक का दाम था, 144 रुपये हो गया, 144 रुपये स्टॉक का भाव था, अगले साल जो है 158 रुपये हो गया। इस तरह से स्टॉक बढ़ता जाता है। तो उसकी ये हिस्ट्री है, और ये रिटर्न ऑन इक्विटी है। कंपनी के पास जो इक्विटी है उस इक्विटी पर कंपनी हर साल कितना कमा रही है। तो कंपनी की जो इक्विटी है उस इक्विटी का जो रिटर्न ऑन इक्विटी है ROE, वो ऑलमोस्ट बराबर चल रहा है। लेकिन प्रॉफिट जो है वो कम हो गए, सेल्स भी कम हो गया, सेल्स का ग्रोथ कम हो गया, और उसी के सामने प्रॉफिट का ग्रोथ भी कम हो गया। ये चीज़ें हैं बुनियादी, जिनको हमें एहतमाम से देखना है। इतनी चीज़ें, ये 6 चीज़ें हैं जो आपको देखनी है। इनकम स्टेटमेंट भी कहते हैं इसको, और P&L भी कहते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट लिखा हुआ होगा, प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट लिखा हुआ होगा, और आपको हमेशा किसी भी कंपनी का जो प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट देखना है, वो देखना है आपको कंसोलिडेटेड। ये यहाँ एक लफ्ज़ लिखा है व्यू स्टैंड अलोन, व्यू कंसोलिडेटेड। हम अब तक कंसोलिडेटेड देख रहे थे। अगर आपको कोई एक कंपनी, स्टैंड अलोन का मतलब यह है कि एक बड़ी कंपनी है, उसके नीचे उसकी ब्रांचेज हैं, उसकी सब्सिडरीज हैं। कंसोलिडेटेड का मतलब होता है बड़ी कंपनी और उसके नीचे उसके जितने बच्चे हैं, सब ने क्या कमाया क्या गंवाया, सबका नफ़ा नुकसान जो है वो एक ही स्टेटमेंट में आ जाएगा, उसको कंसोलिडेट कहते हैं। और स्टैंड अलोन का मतलब यह है कि सिर्फ डी-मार्ट, उसके जितने उतनी कोई, अगर उसके कोई सब्सिडरीज हैं तो वो नहीं गिनी जाएंगी स्टैंड अलोन में। स्टैंड अलोन में सिर्फ और सिर्फ एवेन्यू सुपरमार्ट, जिसको हम डी-मार्ट कहते हैं,
उसी का नफ़ा नुकसान और उसी की सेल्स, उसी के खर्चे, उसी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट, उसी का ऑपरेटिंग मार्जिन, उसी का इंटरेस्ट, उसी का डेप्रिसिएशन, उसी का एबिटा जो है वो इसमें आएगा और उसकी सब्सिडरीज जो है उसमें शुमार नहीं की जाएंगी। तो आज का ये जो हमारा सबक है इसमें हमने मोटे मोटे इनकम स्टेटमेंट को समझने की कोशिश की। अब हमने एक बात पीछे कही थी कि कंपनी के मैनेजमेंट को देखना है कि कंपनी का मैनेजमेंट ईमानदार है या नहीं है, कंपनी का मैनेजमेंट जो है उसमें बिजनेस की आग लगी है या नहीं लगी है, और कंपनी का मैनेजमेंट जो है वो ईमानदार है या नहीं है। तो ये कैसे पता चलेगा? हम तो जानते भी नहीं है, हमने उनको देखा भी नहीं है। तो ये चीज़ समझ में आएगी। बहुत से लोगों ने उसका सवाल किया था कि भाई ये चीज़ हमें कैसे समझ में आएगी कि मैनेजमेंट ईमानदार है, मैनेजमेंट जो है वो बिज़नेस करने के लिए बहुत ज़्यादा उत्साह है उसको और बहुत ज़्यादा बड़ा बिज़नेस करना चाहते हैं, बिज़नेस को बड़ा करना चाहते हैं। वो कंपनी को वो आपको कैसे पता चलेगा? उसके लिए दो चीज़ें हैं। एक तो ज़्यादातर कंपनियां हर तीसरे महीने पर कॉन कॉल करती हैं। अभी सितंबर के रिज़ल्ट आएंगे, उसके रिज़ल्ट आने के एक आध दिन बाद कंपनी और कंपनी का मैनेजमेंट जो है कॉन्फ्रेंस कॉल करता है और कॉन्फ्रेंस कॉल करके ये बताता है कि पिछली तिमाही में हमने क्या किया, इस तिमाही में हम क्या कर सके हैं और अगली तिमाही में हम क्या करना चाहते हैं। वो गाइडेंस देते हैं, हम और अच्छा कर पाएंगे या आगे हालात जो है वो सख्त हैं, बाज़ार में मंदी है, हमारे पास इन्वेंट्री बहुत ज़्यादा पड़ी है, अभी हम कैपेक्स नहीं कर रहे हैं, वगैरह वगैरह चीज़ें जो है वो बताते हैं। तो ये 2-3 क्वार्टर अगर आप किसी कंपनी के मैनेजमेंट की कॉन कॉल सुन लोगे और उस पर पिछली कॉन कॉल में, पिछले क्वार्टर्स में क्या हुआ, उस कॉन कॉल में उन्होंने क्या कहा था, इस क्वार्टर में क्या हुआ और कॉन कॉल में उन्होंने क्या कहा, और अगले क्वार्टर में क्या हुआ, क्या होगा और उस कॉन कॉल में वो क्या कहने वाले हैं, तो 2-3 कॉन कॉल अगर आप किसी कंपनी की सुन लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैनेजमेंट को बिज़नेस करना कितना अच्छा आता है, मैनेजमेंट अपनी बातों में कितना पक्का और पुख्ता है, और मैनेजमेंट जो है उसमें बिज़नेस बढ़ाने की और बिज़नेस को आगे ले जाने की कितनी धगस है और कितना वो उसके लिए मुतफक्किर है। इसका आप अंदाज़ा निकाल लोगे आराम से, और इसी तरह अंदाज़ा निकाला जाता है। तो एक तो आप कॉन कॉल सुन सकते हैं। कॉन कॉल साल में 4 मरतबा होती है, इसलिए कॉन कॉल से बेहतर, पीपीटी से बेहतर कुछ नहीं है कि जिससे आप जो है मैनेजमेंट को समझ सको। एक साल भर में जो एनुअल रिपोर्ट आती है उसमें जो है डायरेक्टर्स की जो है साल भर की एक पूरी बात होती है, वही जो कॉन कॉल है उसी को एक साल में एक मरतबा करते हैं, और वो डायरेक्टर्स जो है वो पूरा एक एनुअल स्टेटमेंट में 10-15 पेज की उनकी स्टेटमेंट होती है और उनकी गाइडेंस होती है, तो वो साल भर में एक मरतबा आती है, वो भी पढ़ ले। और हर 3 महीने पर जो कॉन कॉल होता है और जो रिज़ल्ट्स होते हैं और रिज़ल्ट्स अच्छे आए बुरे आए उसकी क्या वजह है, मैनेजमेंट क्या कह रहा है इस बारे में, वो सारी बातें जो है वो बताते हैं। तो आप कॉन कॉल पढ़ें और पीपीटी देखें और एनुअल जनरल मीटिंग का जो ABS है उसको अगर हम देखेंगे तो इन सारी चीज़ों से मैनेजमेंट के बारे में आप समझ पाएंगे कि वाकई मैनेजमेंट ईमानदार है और मैनेजमेंट बिज़नेस को बढ़ाना चाहता है, मैनेजमेंट जो है वो बिज़नेस करना जानता है। उम्मीद है ये सारी बातें जो है मैंने अपने सीखने के लिए, आपके सीखने के लिए आपके सामने पेश की है। हमारा मकसद किसी स्टॉक को बाय सेल कराने का रिकमेंडेशन देना नहीं है। हम चाहते हैं कि हम अच्छी तरह सीखें और कन्विक्शन के साथ सीख कर समझ कर स्टॉक मार्केट में आएँ, और जब तक हम सीख नहीं पाते हैं तब तक अपना इन्वेस्टमेंट जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट करने के बजाय हम जो है म्यूचुअल फंड्स में करें। और म्यूचुअल फंड में हमने आपको बता दिए हैं पहले, और उसके लिए 2 वीडियो पहले हमने बनाए हैं। तो उस तरह से हम अपने म्यूचुअल फंड इस्तेमाल करें और माहाना अपनी इनकम बढ़ाएं और अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाएं और अपनी आमदनी बढ़ाएं, और जब अच्छी तरह सीख जाएं तब धीरे धीरे इंडिविजुअल स्टॉक्स में करने की कोशिश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।